स्टूडेंट्स बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में हमारे लास्ट वीडियो में स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स चल रहा था। आज हम उसके आगे का आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक्स बीइंग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इकोनॉमिक्स बीइंग ए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क अथवा अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान होने के विपक्ष में तर्क, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रोफेसर रॉबिन्स एवं उनके समर्थकों ने अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए हैं, वो सुनिए। नंबर फर्स्ट, न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, यानी कि अर्थशास्त्र साध्यों के बीच तटस्थ है। सुनिए इसमें आगे। रॉबिन्स के मतानुसार जहाँ सीमित साधनों को असीमित साध्यों के बीच लगने की समस्या आ जाएगी, वहीं आर्थिक समस्या होगी। इस प्रकार रॉबिन्स ने कहा है अर्थशास्त्र साध्यों से संबंधित ही नहीं है। साध्य अच्छे तथा बुरे हो सकते हैं। स्पष्टतः साध्यों के प्रति इस तटस्थता के कारण उचित और अनुचित का प्रश्न ही नहीं उठता। नंबर सेकंड आता है लॉजिक ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि श्रम विभाजन का तर्क। यह कहा गया है कि अर्थशास्त्री को वास्तविक विज्ञान तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहिए और भले बुरे का निर्णय राजनीतिक, नीतिशास्त्री व स्वयं व्यक्तियों पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे श्रम विभाजन से दोनों कार्यों में दक्षता आ सकेगी। अर्थशास्त्री को दोनों कार्य करने के प्रयत्न में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। नंबर थर्ड आता है लॉजिक ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम विभाजन का तर्क। यह कहा गया है कि अर्थशास्त्री को वास्तविक विज्ञान तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहिए और भले बुरे का निर्णय राजनीतिक, नीतिशास्त्री व स्वयं व्यक्तियों पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे श्रम विभाजन से दोनों कार्यों में दक्षता आ सकेगी। अर्थशास्त्री को दोनों कार्य करने के प्रयत्न में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। नंबर थर्ड आता है पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्यूज़न, भ्रम उत्पन्न होने की संभावना। भ्रम जो होता है ना, कन्फ्यूज़न, उसके। यदि एक ही अर्थशास्त्री सैद्धांतिक विवेचन करता है और वही भले बुरे का निर्णय करता है तो उसकी बातों से जनसाधारण में भ्रम फैलने की संभावना बढ़ जाएगी। लोग उसके सैद्धांतिक निष्कर्षों को उसके आदर्शात्मक निर्णय मान लेंगे। नंबर फोर्थ आता है ऑब्स्टेकल इन प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रगति में बाधा। यदि अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान नहीं माना जाएगा तो इसकी प्रगति बहुत कुछ रुक जाएगी। इसका कारण यह है कि क्या है से संबंधित अन्वेषण में मत विभेद की संभावना बहुत कम रहती है, जबकि क्या होना चाहिए कि अन्वेषण बहुत अधिक मत विभेद को जन्म देते हैं और इसलिए अर्थशास्त्र की प्रगति में बाधा उपस्थित हो सकती है। नंबर फिफ्थ पॉइंट फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज, सिद्धांतों का निर्माण। एक सिद्धांत महत्वपूर्ण तथ्यों के पारस्परिक संबंधों को प्रकट करता है, जैसे मांग का सिद्धांत कीमत तथा मांग के पारस्परिक संबंध को प्रकट करता है। एक वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र का मुख्य कार्य आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण करना होता है। यह कार्य तभी संभव हो सकता है जब अर्थशास्त्र का संबंध केवल तथ्यों से ही हो, उनकी अच्छाई या बुराई से न हो। उपयुक्त तर्कों के आधार पर सिद्ध होता है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। अब आगे आता है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक बीइंग ए नॉर्मेटिव साइंस, यानी कि अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क।
संक्षेप में अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के साथ साथ आदर्श विज्ञान मानने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट सुनिए। एक सामाजिक विज्ञान होने के नाते अर्थशास्त्र का एक निश्चित आदर्श विज्ञान भी है और वह है मानव का अधिकतम आर्थिक कल्याण। अतः अर्थशास्त्र तथा अर्थशास्त्री को अधिकतम आर्थिक कल्याण इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए कार्य करना आवश्यक हो जाता है। नंबर 2 आता है अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सीमित साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग है। नंबर 3 आता है यदि अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक स्वरूप को स्वीकार नहीं किया गया तो यह शास्त्र अत्यंत संकुचित हो जाएगा। नंबर 4 अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस है, अतः इसे आदर्श प्रस्तुत करने होंगे। आगे सुनिए। अतः एक अर्थशास्त्री को आदर्शवादी तथा अर्थशास्त्र को प्रकाशदायक लाइट बियरिंग एवं फलदायक फ्रूट बियरिंग दोनों ही होना चाहिए। प्रोफेसर पीगू ने ठीक ही कहा है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय यदि हमारा दृष्टिकोण एक दार्शनिक की तरह केवल ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं होना चाहिए, वरन एक डॉक्टर के समान होना चाहिए जो रोगियों की सेवा करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होता है। उपयुक्त तर्कों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान भी है। अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानने के पक्ष में युक्तियां हैं वे देशपूर्ण हैं। अब आ जाती हैं थर्ड पॉइंट है अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। सुनिए इसके बारे में। अर्थशास्त्र की सीमाओं से आशय उन तत्वों से है जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र को सीमित करते हैं। इसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि मुख्य रूप से अर्थशास्त्र में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है और क्या क्या नहीं। सुनिए। अर्थशास्त्र की विवेचना करते समय प्रोफेसर मार्शल के एवं प्रोफेसर रॉबिन्स दोनों ही ने ही अर्थशास्त्र की सीमाओं का अपने अपने दृष्टिकोण से उल्लेख किया है। अतः हम इन दोनों अर्थशास्त्रियों द्वारा बताई गई अर्थशास्त्र की सीमाओं का अध्ययन करेंगे। पहले प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र की सीमाएं। प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र की निम्नलिखित सीमाएं बताई हैं। नंबर 1 अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 अर्थशास्त्र में केवल वास्तविक व्यक्तियों का ही अध्ययन किया जाता है, काल्पनिक मनुष्यों का नहीं। नंबर 3 अर्थशास्त्र में सामान्य मनुष्यों की क्रियाओं का ही विवेचन किया जाता है। असामान्य व्यक्तियों जैसे पागल, चोर, कंजूस आदि व्यक्तियों का अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि इनके अध्ययन से अर्थशास्त्र का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आगे सुनिए। नंबर 4 अर्थशास्त्र केवल ऐसे व्यक्तियों का ही अध्ययन करता है जो समाज के सदस्य होते हैं। 5 अर्थशास्त्र मनुष्य की अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों ही हैं। अर्थशास्त्र मनुष्य की केवल धन संबंधी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, अनार्थिक क्रियाओं का नहीं। मार्शल ने अर्थशास्त्र की सीमाओं का बहुत ही स्पष्ट एवं निश्चित विवेचन किया है, किंतु इसमें अर्थशास्त्र का क्षेत्र कुछ सीमित हो गया है। अब आता है प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की सीमाएं। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की सीमाओं का उल्लेख निम्न प्रकार से किया है। नंबर 1 अर्थशास्त्र में केवल मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 अर्थशास्त्र में मनुष्य की प्रत्येक क्रिया के आर्थिक पहलू का अध्ययन किया जाता है, अर्थात ऐसी क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है जिनका धन से कोई संबंध नहीं रहता। नंबर 3 अर्थशास्त्र में
सभी प्रकार के मनुष्यों को, चाहे वे समाज में रहते हों या नहीं, की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अतः रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को मानव विज्ञान माना है। अर्थशास्त्र में मनुष्य के केवल साधारण आचरणों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, वरन असाधारण आचरण का भी अध्ययन किया जाता है। नंबर 5 है, अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, आदर्श विज्ञान अथवा कला नहीं। इसमें संदेह नहीं है कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को एक व्यापक रूप देकर अर्थशास्त्र की सीमाओं का संकेत किया है, परंतु अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में रखकर अर्थशास्त्र का क्षेत्र कुछ सीमित भी हो गया है। किसी भी ज्ञान एवं विज्ञान के अध्ययन करने का उद्देश्य कारण एवं परिणामों के मध्य पारस्परिक संबंध की स्थापना करके किसी परिणाम, सत्य एवं निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। जिस पद्धति एवं तरीके के द्वारा परिणाम सत्य एवं निष्कर्ष में पहुंच जाता है उसे ज्ञान एवं विज्ञान की अध्ययन प्रणाली अथवा अध्ययन प्रणाली कहते हैं अथवा सीमाएं कहते हैं। अन्य विज्ञान के विषयों के समान ही अर्थशास्त्र के विषय संबंधी परिणाम, सत्य एवं निष्कर्ष निकालने के लिए जिन तरीकों एवं पद्धतियों को प्रयोग में लाया जाता है उन्हें अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रणालियों और सीमाओं के नाम से पुकारा जाता है। अतः अर्थशास्त्र के अध्ययन की सीमाएं वे उपाय हैं जिनकी सहायता से हम आर्थिक निष्कर्षों का निर्माण करते हैं, उनकी सत्यता की परख करते हैं और आर्थिक घटनाओं की खोज करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।